जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी आपसे एक विनती है कि बारिश का समय है, कृपया कर ऐसी किसी भी जगह ना जाएं जहां कि आपको आपकी जान का खतरा हो, क्योंकि दोस्तों आपकी जान बहुत कीमती है। आपको एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनना है और जिले का नेतृत्व करना है। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारी जो सीरीज है PYQ की। तो उसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? ठीक, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस वर्ष में पेश किया गया था? सन 2000 में, 2005 में, 2009 में, 2014 में? तो दोस्तों 2005 में क्या आया था दोस्तों? RTI अधिनियम आया था। ठीक, 2005 में RTI अधिनियम आया था। और 2009 में क्या आया था दोस्तों? RTE एक्ट, मतलब राइट टू एजुकेशन। 5 में क्या है? इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है। और 2009 में क्या है? राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और 2000 में क्या आया था दोस्तों? तो 2000 में आया था IT एक्ट। ठीक है, IT एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में आया था? 2005 में। अब दोस्तों सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये 12 अक्टूबर 2005 से पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। ठीक है। इसमें 6 अध्याय ये पूछा गया है दोस्तों, और 31 धाराएं हैं। 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। ठीक है। और सूचना जो प्राप्ति का जो समय है 30 दिन घोषित किया गया है, कि जब हम RTI लगाएंगे तो हमें विभाग द्वारा 30 दिन में सूचना देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और कि अगर किसी की मतलब जान से संबंधित है, ठीक है, या जीवन से संबंधित है, तो उसे 48 घंटे में सूचना उपलब्ध करानी होगी। ये हो गए दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट। तो RTI एक्ट कब आया दोस्तों? 2005 में। ठीक है, जिसमें जिसे लागू कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। 6 अध्याय 31 धाराएं हैं। ठीक है। और 30 दिन के अंदर का सूचना देना जरूरी होता है, और किसी के जीवन से संबंधित है तो 48 घंटे में। और RT एक्ट कब आया दोस्तों? एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता दोस्तों कि 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेजिडेंसी का किसने नेतृत्व किया था? ठीक है, या किसने आक्रमण किया था? तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति चल रही थी, तो उसमें ये बात पूछी जा रही कि जो नेतृत्व किसने किया था या आक्रमण किसने किया था उस समय? सादत खां और भागीरथ सिलावट, मुराद अली, श्याम बिहारी, बख्तावर सिंह, भिकारी सिलावट, और फाजिल मोहम्मद और दौलत सिंह। तो दोस्तों इंदौर जो रेजिडेंसी का नेतृत्व किसने करा था? सादत खां और भागीरथ सिंह ने करा था। क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि MPPSC के कार्यालय के सामने, ठीक, क्या है? सादत खां की मजार है। सादत खां की मजार है। और वही जो क्षेत्र है MPPSC कार्यालय के सामने वाला, क्या कहला? रेसिडेंसी क्षेत्र कहलाता है। ठीक, रेसिडेंसी क्षेत्र कहलाता है। अब जो मुराद अली है ना दोस्तों, और जो श्याम बिहारी, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया? महू से नेतृत्व किया। मुराद अली और श्याम बिहारी ने महू से किया है। और ठीक है, फाजिल मोहम्मद ने कहाँ से किया है दोस्तों? भोपाल से किया है। और बख्तावर सिंह और जो है दोस्तों, इन्होंने कहा अमझेरा धार से किया। अमझेरा धार से। ठीक है, बख्तावर सिंह ने, मुराद अली ने महू से, और फाजिल मोहम्मद ने भोपाल से नेतृत्व किया था। तो ये हो गए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारा कि भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ, या भोपाल रियासत को भारत में कब मिलाएगा? ठीक है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब भारत आजाद हो रहा था तो 552 रियासतें थी, इन्हें बाद में मिला के एक अखंड भारत का निर्माण किया गया था। तो इसमें जो भोपाल रियासत है उसको कब शामिल किया गया? जनवरी 1947, जनवरी 1948, जून 1949 और जनवरी 1950। तो दोस्तों जो भोपाल को कब? 1 जून 1949 को शामिल किया गया था। और इस समय भोपाल के जो शासक थे वो कौन थे? नवाब हमीदुल्ला खां। नवाब हमीदुल्ला खां भोपाल के क्या थे? नवाब थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? ठीक है, जो हर्ष हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये पुष्पभूति वंश का जो शासक है, उसने जो मतलब उज्जैन में किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? काल भैरव, हरसिद्धि, गोपाल मंदिर, और डी क्या है? बी और सी। तो दोस्तों हरसिद्धि माता मंदिर और गोपाल मंदिर,
ये दोनों का निर्माण किसने कराया था? हर्ष ने कराया था या हर्षवर्धन ने कराया था। अब जान लेते हैं हर्ष के बारे में। तो दोस्तों हर्ष है पुष्यभूति वंश के शासक हैं, ठीक है। इनके दरबार में कौन था? बाणभट्ट कवि थे, दरबारी कवि। इन्होंने 2 किताबों की रचना की है जिसे एमपीपीएससी ने पूछा है। एक है, पहला है हर्षचरित्र और दूसरी है कादम्बरी, ठीक है। हर्षचरित्र है और कादम्बरी। और हर्ष के बारे में एक बात है और है दोस्तों कि इन्होंने जो कुंभ का आयोजन को कराया था, मतलब किसी राजा ने जो लिखित प्रमाण के आधार पर हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी में कुंभ का आयोजन किसने कराया था? हर्ष ने कराया था या हर्षवर्धन ने कराया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देसोला बोंगा आदिवासी त्योहार है बसंत उत्सव, ग्रीष्म उत्सव, शिशिर उत्सव और हेमंत उत्सव का। तो दोस्तों जो देसोला बोंगा जो त्योहार है वो बसंत उत्सव का क्या है? एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये जो त्योहार है दोस्तों संथाल और मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। संथाल और जो मुंडा जनजाति है भारत की, उनके द्वारा इसको मनाया जाता है और ये ग्राम देवता के सम्मान में मनाया जाता है। ग्राम के जो देवता होते हैं उनके सम्मान में मनाया जाता है। कब? जो फूल आ जाते हैं, बसंत का मौसम आ जाता है, उस समय इसको मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान है, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल मतलब मध्य प्रदेश के पहले जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनके बारे में पूछा जा रहा। तो सागर के हैं, जबलपुर के हैं, दमोह के हैं, रायपुर के। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल का जो जन्म है कहाँ हुआ था? सागर हुआ था। सागर में हुआ था। ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और पद पर रहते हुए इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी या कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ऐसे पहले सीएम है, ठीक है। और इन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति या भारत की राजनीति में पुरोधा, ठीक है, नाम याद रखना दोस्तों, पुरोधा के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और इनके साथ ही इन्होंने 1923 की जो स्वराज पार्टी है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, उस पार्टी में ये क्या थे? वो संगठन निर्माण में, पार्टी निर्माण में क्या थे? संस्थापक सदस्य थे। तो रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, कार्यकाल के दौरान ही जिनकी मृत्यु हुई है वो मुख्यमंत्री, पुरोधा के नाम से इन्हें जाना जाता है और स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य, ठीक है, सीपीयू और जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी के मध्य उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी होती है। सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य में जो मेमोरी होती है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? कैश मेमोरी बोला जाती है। काफ़ी तीव्र गति की मेमोरी होती है और ये जो इसमें जो दोस्तों कैश मेमोरी में वह डाटा रहता है जिसे हम बार बार एक्सेस करते हैं, बार बार सर्च करते हैं, ठीक है। वो डाटा को कैश मेमोरी क्या करती है? अपने भंडारण क्षमता में संभाल के रखती हो। जब भी हम वो इनपुट देते हैं तो उसी प्रकार का डाटा हमें तुरंत अवेलेबल करा दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए खालिस्तान का उपयोग, डेटा बस का, कंट्रोल बस का, एड्रेस बस का। तो जो डेटा ट्रांसफर करना तो डेटा बस का वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेटा बस। अब कंट्रोल बस क्या है? तो विभिन्न जो कंप्यूटर के जो घटक होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में, ठीक है, कंट्रोल बस का। एड्रेस, ठीक है, किसी सूचना को कहीं भेजना है तो उसमें कौन सा एड्रेस बस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने का वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों, कि नेटवर्क पर साझा करने के लिए, ठीक है, डेटा संचारित करने हेतु डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है जो क्या कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के जब हम मान के चलो 10 GB का डेटा भेजना है, ठीक है, तो इसे जब भेजा जाते हैं तो इसे किस और जो क्या हो जाता है, विभिन्न खंडों में ये विभक्त हो जाता है और धीरे धीरे एक एक खंड या एक एक पैकेट जाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पैकेट कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों कि इंटरनेट पर जब हम कोई फाइल भेजते हैं, ठीक है, तो वो फाइल क्या हो जाती है? पूरी बल्क में ना जाकर विभिन्न टुकड़ों में विभाजित हो जाती है और ये जो
इन्हें जो टुकड़ों को क्या बोलते हैं दोस्तों, पैकेट्स। इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं दोस्तों, पैकेट्स बोलते हैं। इन पैकेट्स पे सूचना को कहाँ पहुँचना है उसका एड्रेस भी लिखा रहता है, मतलब एड्रेस बस होता है उन पैकेट्स पे। और जो फाइल है बड़ी वाली वो विभिन्न टुकड़ों में होकर वो सभी एड्रेस मिल के कहाँ वहाँ पहुँच जाएगी और वहाँ पे जाके एक हो जाएगी। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, पैकेट्स बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्यूटर से है दोस्तों। ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग ट्रांसफर करने के लिए होता है। ठीक, ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग खालिस्तान को ट्रांसफर करने के लिए होता है। कुल मिला के इंटरनेट के माध्यम से जो पूछा गया है उसमें से हम किन किन चीज़ों को हम भेज सकते हैं, किन किन चीज़ों को नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि भी भेज सकते हैं, क्योंकि मैं आपको दोस्तों बोल रहा हूँ तो ध्वनि है, डेटा की फाइल है, वीडियो है, पूरी वीडियो भी आपको मिल रही है। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि भी भेज सकते हैं, डेटा भी भेज सकते हैं, वीडियो भी हम भेज सकते हैं ब्रॉडबैंड के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ध्वनि, डेटा और वीडियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति इकाई समय में चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, प्रति इकाई समय में मतलब 1 सेकेंड में, या ठीक है, जो चैनल पर स्थानांतरित बिट्स की संख्या क्या कहलाती है। ठीक है, बिट्स की क्या संख्या क्या कहलाती है, तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, बैंड क्षेत्र, बैंड लंबाई, निब्बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रति इकाई समय में जो स्थानांतरित बिट्स की जो संख्या कहलाती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बिट्स रेट, बिट्स रेट। ठीक है, बिट्स रेट बोला जाता है। ठीक है, और जैसे MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है, GBPS गीगाबाइट पर सेकेंड, तो ये क्या होती है, गति होती है डाटा ट्रांसफर की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, मतलब जो सिंगरौली में जो कोयला मिलता है वहाँ कौन सा कोयला मिलता है, एंथ्रासाइट मिलता है, बिटुमिनस मिलता है, लिग्नाइट मिलता है और पीट मिलता है। तो दोस्तों सिंगरौली में क्या होता है, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया मिलता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला मिलता है, और बिटुमिनस कोयले का ही उपयोग ताप विद्युत केंद्रों में किया जाता है। ताप विद्युत केंद्रों में क्या किया जाता है, इसी कोयले का उपयोग किया जाता है बिजली उत्पादन के लिए। और जो लिग्नाइट कोयला है दोस्तों, इसे क्या बोला जाता है, भूरा कोयला बोला जाता है। ठीक है, और एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। और पीट कोयले का उपयोग दोस्तों हम सिगड़ी जलाने में या तंदूर भट्टी में, ये कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का होता है और इसका उपयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, जिसका उपयोग ताप विद्युत केंद्रों में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारणी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। सारणी ताप विद्युत सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, सारणी में, चचई में, वीरसिंहपुर पाली में और डोंगलिया में। तो दोस्तों ये सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, सारणी बैतूल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, बैतूल में स्थित है। और जो वीरसिंहपुर में दोस्तों संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। और डोंगलिया खंडवा में संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है। वो जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को दोस्तों, जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, मोहपानी, ठीक है, इनसे क्या होता है, कोयले की प्राप्ति होती है। कानन घाटी, मोहपानी जो कोयला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से क्या होती है, जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति होती है। वीरसिंहपुर पाली में क्या है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। डोंगलिया खंडवा में क्या है दोस्तों, संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पे लगा है। फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ रखा, कौन सा है। ठीक है, बेलस्पन सोलर प्रोजेक्ट नीमच का, सुवासरा सोलर पावर प्लांट, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट और टाटा पावर सोलर प्लांट राजगढ़। तो दोस्तों सबसे जो मतलब बड़ा की अगर बात करें तो वो रीवा वाला जो अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है, क्योंकि इसकी जो क्षमता है दोस्तों, ये क्या है, 750 मेगावाट है। ठीक है, ये रीवा में इसका उद्घाटन हो चुका है और ये लगभग दोस्तों 590 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है,
तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश का अभी तक का स्थापित हुआ सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से जिले में तवा सिंचाई परियोजना स्थित है। तवा, ठीक है, तवा सिंचाई परियोजना है खंडवा में, देवास में, खरगोन में, होशंगाबाद या नर्मदापुरम में। तो दोस्तों ये जो तवा परियोजना है, ठीक है, ये होशंगाबाद, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं हम, नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक है, और जो तवा नदी है दोस्तों, ये नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, जो तवा नदी है दोस्तों वो नर्मदा की सहायक नदी है। और ये तवा जो परियोजना है दोस्तों, ये कब बना, 1960 के लगभग ये बन चुका था अगर आता है तो। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं दोस्तों, होशंगाबाद है, ठीक है, और हरदा, केवल 2 जिले ही इससे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो तवा परियोजना कहाँ है, नर्मदापुरम होशंगाबाद में है। होशंगाबाद और हरदा इससे लाभान्वित होते हैं। तवा नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। और तवा परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था 1960 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि निम्न में से कौन जल विद्युत परियोजना नहीं है। जल विद्युत परियोजना, ठीक, जहां पानी से बिजली बन रही हो। पेंच, बरगी, माणसागर, सोन और श्री सिंगाजी। तो दोस्तों इसमें अगर जल विद्युत परियोजना हम देखें तो सिंगाजी जल विद्युत परियोजना नहीं है, क्योंकि सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है जो कहाँ है, डोंगलिया गांव खंडवा, डोंगलिया गांव खंडवा, ये क्या है, ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, बाकी पेंच परियोजना, बरगी परियोजना, बाणसागर टोंस परियोजना, ये सभी क्या है, जल विद्युत परियोजना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 20 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और एक प्रतिष्ठित मतलब पुरस्कार है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी नोबेल मतलब अनाउंस होते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी जुटाना है और याद करके ही जाना है। तो 20 का है दोस्तों, तो लुइस ग्लुक को 20 का मिला था। अब देख लेते हैं हम 2024 का किसको मिला, जिसे एमपीपीएससी ने पूछा है, हान कांग को मिला है। 2024 का, 25 का तो दोस्तों अभी मिला नहीं है, तो हम 24 की बात कर ले। 2024 का किसको, हान कांग को मिला है। और 2023 का जो नोबेल जो मिला है दोस्तों, जान फासे को, जान फासे को। ये साहित्य के नोबेल की बात चल रही है दोस्तों। 2024 का जो नोबेल है हान कांग को मिला था और 2023 का जान फासे को मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाई गई। मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाई गई, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान। तो दोस्तों ये मिताली जो एक्सप्रेस है भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई। भारत के, ठीक है, मतलब कोलकाता में स्थित जलपाईगुड़ी, जलपाई, भारत के जलपाईगुड़ी और ढाका, बांग्लादेश के ढाका के मध्य ये ट्रेन चल रही है। भारत के जो पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के मध्य ये ट्रेन चल रही है। अब देखते हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य भी 2 ट्रेन चल रही है। एक है दोस्तों समझौता एक्सप्रेस, दूसरी है थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन दोस्तों कहाँ चल रही है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, शेर बहादुर देउवा किस देश के प्रधानमंत्री। शेर बहादुर देउवा किस देश के प्रधानमंत्री, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। नेपाल के दोस्तों शेर बहादुर देउवा थे, मतलब जब पूछा गया था जब थे। वर्तमान में कौन है दोस्तों, केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली वर्तमान में कौन, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। विजय हजारे ट्रॉफी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्रिकेट की ए श्रेणी की वार्षिक स्पर्धा है, मतलब प्रतिवर्ष होती है, इस श्रेणी का टूर्नामेंट है क्रिकेट का। ठीक है, और जिसे 2025 में दोस्तों कर्नाटक ने इसको जीता है, किसको, विदर्भ को हराकर। विदर्भ महाराष्ट्र को हराकर कर्नाटक ने 2025 की विजय हजारे ट्रॉफी को अपने उसमें किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से,
मलखम्ब से, कबड्डी से, खो खो से, तीरंदाजी से। तो दोस्तों प्रभाष जोशी पुरस्कार है मलखम्ब से संबंधित है, ठीक है, मलखम्ब से। और जो पुरुष, ठीक है दोस्तों, मलखम्ब से संबंधित है। ये 2013 से मलखम्ब के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी SSL का पूरा नाम क्या है? SSL का पूरा नाम क्या है जो इंटरनेट पर डेटा का जो इनक्रिप्ट करता है, या उसका जो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? सेफ सॉकेट लेयर, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर, सिक्योर सॉकेट्स लेयर और सिक्योर सेफ लेयर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिक्योर सॉकेट्स लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, IMP क्वेश्चन है। तो ये मतलब पूछा जा सकता है प्री 2026 में, ठीक है, MPPC प्री 2026 में, क्योंकि उस जो क्वेश्चन की डिमांड है वो दोस्तों बहुत अच्छी है और ये पूछा भी नहीं गया है अभी तक प्री में, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है जो साइबर क्राइम नहीं है? डिनाइल ऑफ सर्विस, फिशिंग, स्पैमिंग, क्रिप्टोग्राफी। तो दोस्तों क्रिप्टोग्राफी क्या है? ये कोई वायरस नहीं है, ठीक है, कोई क्राइम नहीं है, क्योंकि जो सूचना को भेजने के जो तकनीक होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, जिसमें हम हमारे डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हैं, कोई कीमती चीज़ या चीज़ को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। वो जो आपकी डिनाइल ऑफ सर्विस, फिशिंग और स्पैमिंग क्या है दोस्तों? ये सभी क्या है? साइबर क्राइम के क्या है? उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं कि 3 आधार क्या है दोस्तों? पहुंच होनी चाहिए, ठीक है, गुणवत्ता होनी चाहिए नई शिक्षा नीति में, और वो समानता होनी चाहिए। ये 3 आधार है, पहुंच है, समानता है और गुणवत्ता। अब इसको मतलब इसका जो प्राप्त करने के लिए मतलब जो कार्यक्रम शुरू किया गया उसका नाम क्या है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क और डिजी सिस्टम स्वयं, और क्या है दोस्तों? और दर्पण। तो दोस्तों शिक्षा नीति के जो 3 आधारों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने स्वयं पोर्टल क्या करा है, या जो कार्यक्रम लॉन्च किया है? स्वयं मतलब हम हमारी शिक्षा का बहुत बेहतर तरीके से विकास करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।